Welcome student, myself Pallavi Nisa, Assistant Professor, Department of History, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1660 ईस्वी का पुनर्स्थापना या पुनः स्थापना, रीस्टोरेशन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। यह BA पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के पेपर सेकंड के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है और इंग्लैंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना। रीस्टोरेशन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पुनः स्थापना। पुनः मतलब फिर से, स्थापना मतलब उसको लागू करना। यानी कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसी चीज़ें थी जो कुछ समय तक व्यवस्था में बनी रही और कुछ दिनों तक के लिए वह व्यवस्था से हट गई, उसे हटाया गया, लेकिन कालांतर में पुनः उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। यही घटना रीस्टोरेशन यानी पुनः स्थापना के रूप में देखा जाता है। इसको समझने के लिए हम लोगों को इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में जाना होगा, उसके अतीत में जाकर इसे समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसको पुनर्स्थापित किया गया और कुछ समय के लिए उसको हटाकर उसको फिर से पुनर्स्थापित किया गया। आपको बता दो कि इंग्लैंड में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। पहले ट्यूडर वंश का शासन था, उसके बाद स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना। प्रारंभ में इंग्लैंड में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। पहले ट्यूडर वंश था, फिर स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना हुई। इस राजतंत्रीय व्यवस्था को शासन व्यवस्था में मदद करने के लिए एक संस्था थी जो पार्लियामेंट यानी संसद कहलाता था। इन राजा और संसद दोनों मिलकर इंग्लैंड में शासन व्यवस्था को स्थापित करता था, लेकिन कालांतर में राजतंत्रीय व्यवस्था में कुरीतियाँ आने लगी। राजाओं के द्वारा निरंकुश शासन को स्थापित किया जाने लगा, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाने लगी और तमाम ऐसे नीतियों को अपनाया जाने लगा जिसको लेकर राजा और संसद के बीच संघर्ष होता है। और यह संघर्ष बढ़ते हुए 1642 से 1649 ईस्वी में गृह युद्ध के रूप में सामने आता है। राजा और संसद के बीच संघर्ष होती है और यह संघर्ष गृह युद्ध का रूप धारण करती है। इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप जब गृह युद्ध की समाप्ति होती है 1649 ईस्वी में, तो देखते हैं कि 30 जनवरी 1649 ईस्वी को तात्कालिक राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया जाता है। फांसी दिया जाता है और राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। और 1649 ईस्वी में यह जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजतंत्रीय व्यवस्था की समाप्ति होती है। राजतंत्र की इस तरह से समाप्ति हो जाती है। राजतंत्रीय व्यवस्था की समाप्ति के बाद संसदीय व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है और प्रजातंत्र शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन प्रजातंत्र शासन जो कुछ ही वर्षों तक रहता है, 1649 से लेकर 1651 ईस्वी के आसपास प्रजातंत्रीय व्यवस्था अपने उद्देश्य को पाने में बिल्कुल असफल हो जाता है और जो एक लोकतांत्रिक शासन की कल्पना थी उसकी जगह पर देखते हैं कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था को हटाकर 1651 से लेकर 1660 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा
सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन यह सैनिक शासन उसी तरह से जिस तरह से राजा निरंकुश था, उससे भी यह ज़्यादा निरंकुश शासन साबित होता है। और इसी शासन के जब ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है और सैनिक शासन कमज़ोर हो जाता है, तो पुनः प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी संसद का शासन शुरू होता है। लेकिन एक शक्तिशाली सरकार के अभाव में संसद अकेले शासन चलाने में असमर्थ थी और इसलिए फिर से जनता के द्वारा और संसद के द्वारा फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था की मांग की जाती है। और राजतंत्रीय व्यवस्था की मांग होती है 1660 ईस्वी में। और हम लोग देखते हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्था के फलस्वरूप अब जो है फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित किया जाता है और राजा यानी चार्ल्स प्रथम का जो पुत्र था, चार्ल्स द्वितीय, जो चार्ल्स प्रथम का पुत्र था, उसको इंग्लैंड का राजा बनाया जाता है। इंग्लैंड का यह राजा नियुक्त होता है 1660 ईस्वी में। तो यह एक ऐसी घटनाएं हैं जो यह दिखाती है कि किस तरह से राजतंत्रीय व्यवस्था संसद के साथ संघर्ष करते हुए गृहयुद्ध में बदली। गृहयुद्ध के परिणाम स्वरूप राजतंत्र की समाप्ति की जाती है और राजतंत्र की समाप्ति के बाद प्रजातंत्र शासन स्थापित किया जाता है। प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना हुई और सैनिक शासन की कुरीतियों को देखते हुए पुनः राजतंत्रीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। यही घटना पुनः स्थापना के नाम से इंग्लैंड के इतिहास में जाना जाता है। और यह घटना 1660 ईस्वी में हुआ, इसलिए हम इसको देखते हैं कि यह 1660 ईस्वी का पुनर्स्थापना कहलाता है। इस पुनर्स्थापना के कई कारण थे जिसको मैं पॉइंट करके आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पुनर्स्थापना के कारण यह कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं बताते जा रही हूँ कि पुनर्स्थापना के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोग की असफलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1649 ईस्वी में राजा की फांसी के साथ राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पर प्रजातंत्रीय व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो क्रॉमवेल है उसके द्वारा जो भी संवैधानिक प्रयोग किए गए वो तमाम प्रयोग असफल हुए, चाहे वह चार्ल्स प्रथम के समय ही हेड्स ऑफ प्रपोजल्स क्यों ना हो। हालांकि वह दूरगामी उसका प्रभाव दिखा, लेकिन हेड्स ऑफ प्रपोजल्स भी विफल हो गया। फिर रम पार्लियामेंट की स्थापना की गई, लेकिन रम पार्लियामेंट में कुरीतियाँ आने लगी, लोग अपने सदस्यों को भर्ती करने लगे और रम पार्लियामेंट को हटाकर देखा जाता है कि बेयर बोन्स पार्लियामेंट यानी कि क्रॉमवेल के द्वारा प्यूरिटन धर्म को मानने वाले लोगों कि 100 लोगों को मिलाकर एक पार्लियामेंट गठित किया जाता है जिसको बेयर बोन्स के नाम से जाना जाता है। बेयर बोन्स पार्लियामेंट की स्थापना की जाती है और इस तरह से इन तमाम पार्लियामेंट जो व्यवस्था थी उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट लाया जाता है और जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि 20 अप्रैल 1653 ईस्वी को क्रॉमवेल जो है पार्लियामेंट व्यवस्था को हटाकर खुद प्रोटेक्टरेट के रूप में शासन स्थापित करता है। तो और इस तरह से क्रॉमवेल के द्वारा सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। तो यह एक जो प्रयोग क्रॉमवेल के द्वारा संवैधानिक प्रयोग किया जा रहा था यह बिल्कुल विफल हो जाता है। जनता इन प्रयोगों से ऊब जाती है जिसके फलस्वरूप फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था की मांग किया जाता है। तो पहला पॉइंट है क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोग की असफलता। दूसरा है प्रजातंत्र शासन की अलोकप्रियता। प्रजातंत्रीय व्यवस्था बिल्कुल अलोकप्रिय हो गई थी। प्रजातंत्रीय व्यवस्था इसलिए लोकप्रिय हो गई
कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा ही संसद पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। रम पार्लियामेंट में चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के समय जितने भी सदस्य थे उन्हीं को मिलाकर रम पार्लियामेंट की स्थापना की जाती है और उसके द्वारा शासन स्थापित किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट जो एक प्रजातंत्रीय शासन की जो लोकप्रियता थी वह अपने कामों के द्वारा ही उसकी आलोचना लोगों के द्वारा किया जाने लगा। और अब जो स्वतंत्र लोग थे वह सैनिक शासन के दम पर अपनी शक्ति के बल पर शासन चला रहे थे, जिससे नियमों की कठोरता बढ़ जा रही थी और यह बहुत ही कष्टदायक हो जा रहा था। कर नीति राजा से भी ज़्यादा कठोरता से लागू किया जा रहा था और आपसी द्वेष की भावनाएं ज़्यादा विकसित हो रही थी। जैसे कि हमने बताया था कि प्यूरिटन धर्म मानने वाले प्यूरिटन धर्म के समर्थक थे और उनके लोगों का बोलबाला जाता है, जिसको अगले पॉइंट में मैं बताऊंगी। तो इस तरह से जो प्रजातंत्रीय शासन की लोकप्रियता होनी चाहिए, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित शासन, तो वो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाता है और प्रजातंत्रीय शासन की और लोकप्रियता ही राजतंत्रीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का एक कारण बनती है। प्यूरिटन धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया, रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटन, अर्थात ओलिवर क्रॉमवेल जो था वह प्यूरिटन धर्म को मानने वाला था, वह कट्टर प्यूरिटन समर्थक था। हालांकि उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसने प्यूरिटन धर्म वालों को ज़्यादा महत्व दिया, जैसे कि बेयर बोन्स पार्लियामेंट का गठन करना, जिसमें 100 प्यूरिटनों के सदस्यों को, प्यूरिटन धर्म के मानने वाले लोगों को ही मिलाकर एक पार्लियामेंट को गठित किया, जिसको संत पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यूरिटन धर्म के प्रति इनके झुकाव होने के कारण प्यूरिटन धर्मावलंबियों के द्वारा इंग्लैंड में अत्याचार प्रारंभ हो गया। जो दूसरे धर्म के लोग थे, एंग्लिकन धर्म के, प्रोटेस्टेंट धर्म के, उन लोगों को यह लगने लगा कि यह जो शासन व्यवस्था है यह बिल्कुल निरंकुश होते जा रही है, इसलिए राजतंत्रीय व्यवस्था इससे बेहतर थी। तो इसलिए चूँकि हमने बताया था कि गृह युद्ध भी प्यूरिटन क्रांति का ही एक परिणाम थी और प्यूरिटन क्रांति के नाम से उसको जाना भी जाता है। तो यह प्यूरिटन धर्म के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया थी और इसको धार्मिक कारण के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। पुनर्स्थापना, क्रॉमवेल सैनिक था और उसकी नीतियाँ इस तरह से थी कि इंग्लैंड में राजतंत्रीय व्यवस्था के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ गया। जैसे कि वह संसद में अपने अधिकार को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, संसद के सदस्यों के अधिकारों को निश्चित कर अपने अधिकारों पर वह किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं चाहता था। इसके अलावा लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, लोगों को मनोविनोद, नाटक, हास्य, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम वगैरह करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जो फ्रीडम है, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर कुठाराघात का था, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्रॉमवेल के सैनिक शासन में कुचला जा रहा था। तो वैसी स्थिति में जो उसकी नीतियाँ थी, उसकी जो गतिविधियाँ थी, निरंकुशता पर आधारित हुई और जो क्रॉमवेल ने इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर एक कॉमनवेल्थ की जो सरकार बनाई थी और खुद उसका प्रोटेक्टरेट बन गया था। तो वैसी स्थिति में यह जो सैनिक शासन है, हम देखते हैं कि अपनी लोकप्रियता खोने लगी और क्रॉमवेल की नीति इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी रहा और इसलिए पुनर्स्थापना का मार्ग हम देखते हैं कि प्रशस्त हुआ। अगला है रिचर्ड क्रॉमवेल की अयोग्यता। क्रॉमवेल ने अपने समय अपने शासनकाल के दौरान ही उसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी और वह उत्तराधिकारी उसका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल हुआ। तो सबसे पहले तो उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर क्रॉमवेल से लोग दुखी हो गए, क्योंकि यह एक वंशवाद, बिल्कुल राजतंत्रीय व्यवस्था की तरह वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर क्रॉमवेल का जो पुत्र था रिचर्ड क्रॉमवेल बिल्कुल अयोग्य था, ना तो उसमें सैनिक क्षमता थी, ना वह कुशल प्रशासक था। इसलिए उसके शासनकाल में देखते हैं कि सेना और पार्लियामेंट, संसद, दोनों के बीच टकराहट होती है
वह इतना अयोग्य था कि इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका और अपनी विषम परिस्थिति को देखते हुए, प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए वह शासन व्यवस्था को छोड़कर फ्रांस भाग जाता है। तो यह जो है रिचर्ड क्रॉमवेल की अयोग्यता, जो एक अस्थायी सरकार के लिए होना चाहिए, शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए, यह अयोग्यता जो है सैनिक शासन के समाप्ति की ओर गया और इंग्लैंड में पुनः राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना का मांग किया जाने लगा। अगला पॉइंट है शक्तिशाली और अस्थायी सरकार की स्थापना। शक्तिशाली और अस्थायी सरकार की स्थापना, अब इंग्लैंड की जो तमाम घटनाएं ऐसी घट रही थी, इससे आम लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। सैनिक और पार्लियामेंट के बीच लगातार अनबन हो रहे थे, उनके द्वारा जो तरह तरह के नियम बनाए जा रहे थे, कर आरोपित किए जा रहे थे, तो यह अव्यवस्था और अशांति का दबदबा सा माहौल कायम हो गया और ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली सरकार ही जनजीवन को सुरक्षा दे सकती थी। तो आम जनजीवन के बीच में यह जो वैधानिक प्रयोगों से लोगों को निराशा हुई और इसलिए पुनः लोगों के द्वारा फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर लौटने के लिए वो लोग व्यग्र हो उठे, आतुर हो उठे। तो यह एक कारण होता है शक्तिशाली और अस्थायी सरकार की स्थापना होना इंग्लैंड में एक जरूरी माना जा रहा था और इसी के फलस्वरूप राजतंत्रीय व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित किया। अधिकारियों का हस्तक्षेप। अधिकारियों का हस्तक्षेप इस रूप में है कि प्रजातंत्र के कार्यों में अधिकारियों का हस्तक्षेप हो रहा था। साधारण लोगों के जनजीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा की जा रही थी और सैनिकों ने इस शासन का स्वागत कभी भी खुलकर नहीं किया। अधिकारी भ्रष्ट होने लगे थे, उनमें भ्रष्टाचार सा आने लगा था और इस तरह से देखते हैं कि इंग्लैंड में एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन सैनिक शासन के समय देखा जाए तो स्थापित हुआ और अधिकारियों की जो मनमाना है किसी खास धार्मिक समुदाय को वर्चस्व प्रदान करना, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों में फिर से राजतंत्र को स्थापित करने का मांग होने लगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये तमाम परिस्थितियाँ इंग्लैंड में राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होती है और इसी परिस्थितियों में जनरल मॉन्क का उदय होता है। जनरल मॉन्क चार्ल्स प्रथम और ओलिवर क्रॉमवेल दोनों के समय संघर्ष का माहौल देख चुका होता है और मॉन्क ने पार्लियामेंट के अधिकार का समर्थन किया और सैनिकों की आक्रामक नीति की उसने आलोचना की। उसके पास स्वयं एक बहुत बड़ी सेना थी और उसने जो दूसरी जो रम पार्लियामेंट है उसकी बैठक बुलाई और लंदन में मॉन्क का स्वागत हुआ। 1648 ईस्वी में प्राइड के द्वारा जिन सदस्यों को निकाल दिया गया था, पुनः पार्लियामेंट की उसको सदस्यता दी गई और मॉन्क के नेतृत्व में लॉन्ग पार्लियामेंट का फिर से बैठक बुलाने का प्रबंध किया गया और इस नई पार्लियामेंट के द्वारा ही 1660 ईस्वी में राजतंत्र का पुनः स्थापना हुआ और जनरल मॉन्क के कहने पर जो पार्लियामेंट आई उसने चार्ल्स जो राजकुमार थे चार्ल्स प्रथम उसके साथ समझौता वार्ता चलाया और यहाँ चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय जो था वह भी मॉन्क की सलाह पर देखते हैं कि ब्रेडा नामक स्थान से एक घोषणा प्रकाशित करता है जिसको ब्रेडा की घोषणा कहा जाता है, जिसमें वह कुछ प्रतिज्ञाएं लेता है जैसे कि मेरे पिता को फांसी यानी चार्ल्स प्रथम को फांसी दे जाने वाले लोगों को क्षमा कर दिया जाएगा, जिनके पास जो ज़मीन है उनके पास ही रहा जाएगा, सैनिकों को उनका वेतन दे दिया जाएगा। तो यह ऐसी तमाम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में पुनर्स्थापना होता है। तो यह इंग्लैंड के पुनर्स्थापना का कारण था। अगले वीडियो में हम इसके स्वरूप और परिणाम की भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।